तो चलिए, ये एंजाइम या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमने पीछे पढ़ाया था उसी चैप्टर का पार्ट 3 है और ये आखिरी है। इसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। पीछे तो मैंने सारा पढ़ा ही दिया था, इसमें आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, देखो एक तरफ लिखा है ग्लैंड। ग्लैंड का है या रस, बात एक ही है, क्योंकि रस से ही एंजाइम निकलता है या फिर ग्लैंड से ही एंजाइम निकलता है। तो एक तरफ लिखा हुआ है पूरा ग्लैंड का नाम। ठीक है, पहले ग्लैंड है, फिर उसके या फिर कोई रस होगा तो रस, जैसे पीत रस, जठर रस। फिर उसके बाद उसमें से कौन सा एंजाइम निकलता है उसका नाम दिया गया है, फिर उस एंजाइम का फंक्शन क्या है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो मैंने पीछे पूरा पढ़ा दिया, आपको एक रिवीजन है, ध्यान से देखिए सारा याद हो जाएगा। जैसे कि मुंह में आते हैं, तो मुंह में कौन सा ग्लैंड पढ़ाए थे? सैलिवरी ग्लैंड। अगर बताए थे कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। कौन कौन सा? सैलिवरी ग्लैंड का नाम था पेट्रोइड ग्लैंड, सबमैंडुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसी लाल ग्रंथि में 2 एंजाइम पाया जाता है, एक का नाम है टॉलिन एंजाइम, एक का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। टॉलिन एंजाइम का काम क्या था? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता था, स्टार्च से ग्लूकोज में बदलता था, स्टार्च को ग्लूकोज में। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता था? हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है उसको किल करता था। फिर उसके बाद हम पढ़ाए थे कि मुख के नीचे आते तो क्या आता है? ग्रास नली, जिसको ओसोफेगस बोलते हैं। इसमें कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि ओसोफेगस नाम का जो आहार नली है उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसमें कोई पाचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक ही शब्द बोले थे याद रखने के लिए, पर पर्टासेलिसिस, पर्टालिसिस जिसको बोलते हैं क्रमानुकुचन। इसमें क्या होता है कि खाना इसी प्रक्रिया के तहत हमारे गर्दन से, मुख से नीचे उतरकर, गर्दन के नीचे उतरकर पेट में जाएगा। इसका मतलब होता है कि हमारे मसल्स का संकुचन। फिर आपको एक तीसरा ग्लैंड पढ़ाए थे, लीवर। लीवर के बारे में बताया था कि यहाँ से बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण होता है। फिर पढ़ाए थे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। इससे बताया था कि इसमें पित्त रस यानी कि बाइल जूस जमा होता है, जिसका पीएच होता है कितना? 8.6। सही, हाईली बेसिक है, खाना को बेसिक बनाएगा। फिर पित्त रस के बारे में क्या बताए थे कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये फैट के पाचन में मदद करता है। कि पित्त रस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे पाइसीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि फैट को छोटे छोटे भाग में तोड़ देगा, जिससे पाचन में सहायक होता है, बताए थे। फिर उसके बाद एक अंक पढ़ाए थे क्या? पैनक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। पैनक्रियाज बोले थे कि एक मिक्स ग्लैंड है, तो यहाँ से हार्मोन भी निकलेगा और एंजाइम भी निकलेगा। तो यहाँ से 3 तरीके का एंजाइम निकलता है, जो कि जिसको पूर्ण पाचक एंजाइम बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और इसका क्या नाम है, फैट का, तीनों का डाइजेशन होता है। जैसे यहाँ से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम क्या है? LAT, शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग। एल से लाइपेज, ए से अमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? फैट को ग्लिसरॉल एसिड में बदलता है, ग्लिसरॉल एसिड प्लस फैटी एसिड में बदलता है। अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज क्या होता है? ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। समझ में आ गया? पीछे पढ़ाया था। फिर स्टोमक, जिसको आमाशय बोलते हैं, यहाँ से क्या बताए थे? यहाँ से जठर रस निकलता है। स्टोमक के कौन से भाग से जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है? तब पाइलोरिक भाग से, जो स्टोमक का सबसे निचला भाग है। इसी जठर रस में क्या रहता है? 2 एंजाइम रहता है, एक पेप्सिन एक रेनिन। फिर स्टोमक के बाद हम पढ़ाए थे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यहाँ पे हमारे खाना का पूर्ण पाचन होता है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में हमारा खाना क्या होता है? अब पाचन हो जाएगा, पाचन की क्रिया संपन्न हो जाएगा, क्योंकि इसी जगह पे क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। क्योंकि यहाँ से 2 एंजाइम, बहुत सारे 5 एंजाइम निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एक का नाम है रिप्सिन, फिर सुक्रेज, फिर माल्टेज, फिर लैक्टेज, फिर लाइपेज। इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलता है।
सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता है। फिर माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। फिर लैक्टेज क्या करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदलता है। फिर लैपेज क्या करता है, फैट का पाचन करके ये फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है। फिर इसी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में दो हार्मोन भी बनता है इसके ड्यूडेनम में। ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग से निकलता है बताइए, पाचक एंजाइम पढ़ाए थे, इलियम भाग से, सबसे नीचे वाले भाग से। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम भाग है वहाँ से दो हार्मोन भी निकलता है, एक है सिक्रेटिन, एक है कोलिस्टिकाइकोनिन। बताए थे, सारा पीछे का रिवीजन हो रहा है। फिर ये बताए थे कि ये सिक्रेटिन का काम क्या है और ये कोलेसिस्टिन का काम क्या है, किसको मोटिवेट करना है आपको बताना है। फिर हम ये भी बताए थे कि लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं बड़ी आंत, इसमें कोई पाचन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है खाना में से, भोजन में से। तो ये सारा चीज़ आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया था, आपको पीछे पूरा पढ़ा दिया था ये सारा चीज़। अभी सारा चीज़ को क्या करना है, रिवीजन करके याद करना है। देखो पीछे पूरा पढ़ाया तो इसको एक पेज में रिवीजन करा दिए। ये बहुत ही बीबीआई है, ठीक है, याद रखना है। फिर कई बार पीएच मान के ऊपर सवाल पूछेगा, पीएच मान के ऊपर सवाल पूछता है। पूछेगा बाइल जूस, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, पित्तरस, इसका निर्माण होता है कहाँ पे, लीवर में, लेकिन इसको निकालता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। ये बता स्टोर कहाँ होता है, इसको गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय में, लेकिन निर्माण होता है लीवर में। पूछता है इसका पीएच कितना है, तो 8.6। सबसे ज़्यादा पीएच इसी का है क्योंकि ये बेसिक है, हाईली बेसिक है, बेसिक नेचर का है। फिर पैनक्रियाटिक जूस, जिसको अग्नाशय रस बोलते हैं, इसका पीएच का मान 8.3। फिर गैस्ट्रिक जूस जो पेट से निकलता है, पेट के पाइलोरिक भाग से, इसको जठर ग्रंथि भी बोलते हैं या जठर रस। इसका पीएच, ये एसिडिक नेचर का, इसका पीएच वेरी करता है 1.5 से लेकर 3.5 तक। कहीं कहीं अगर ऑप्शन में 2 दिया है वो भी सही है, या फिर 1.5 दिया है वो भी सही है, या फिर 3.5 दिया है वो भी सही है। तो गैस्ट्रिक जूस का ये पीएच है, ये एमटीएस के सवाल में भी पूछा था एक बार। अब हमने वो देख लिया। अच्छा, हम शुरू में एक चीज़ बताए थे, रुकिए दिखाते हैं। हम शुरू में एक चीज़ बताए थे कि हमको पचाना है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, बाकी इस तीनों को तो पचाना नहीं है। और वो भी बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट को पचाकर अंतिम किस रूप में लेना है, ग्लूकोज के रूप में टारगेट पूरा करना है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड के रूप में टारगेट पूरा करना है, वसा यानी कि फैट को फैटी एसिड के रूप में टारगेट पूरा करना है। तो हमने तो पीछे बता दिया था अलग अलग वे में कि कहाँ से किसका पाचन हो रहा है, मुख से, ये सब से। लेकिन सिर्फ एक हम माइंड मैप पढ़ा रहे हैं आपको, पीछे तो पढ़ा ही दिए, एक फ्लो चार्ट में देख ले रहे हैं एक ही रूप में कि एक समरी टाइप में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से लेकर ग्लूकोज तक का यात्रा पूरा करेगा। फिर प्रोटीन का देखेंगे कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होगा, किस तरीके से प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होगा और छोटी आंत तक ख़त्म होगा। फिर वसा का पाचन देखेंगे किस तरीके से वसा टूटेगा, और फाइनली फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के रूप में, आखिरी उत्पाद के रूप में बनेगा, ये पाचन का रूप धारण करेगा। ये सब देखेंगे, एक माइंड मैप। चलिए आइए सबसे पहले देखेंगे हम लोग, टॉपिक है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन का रूट का माइंड मैप। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे आखिरी रूप में ख़त्म होगा उसका पाचन, वो देखेंगे। आपको पीछे पढ़ा दिया, बस एक अहम रिवीजन के तौर पे ये सब याद करवा रहे हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से ही, तो मुंह से ही शुरू होता है पाचन कार्बोहाइड्रेट का, याद रखेंगे। क्या, क्यों कि मुख में एक टॉलिन नाम का एंजाइम रहता है जो सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाएगा, लार ग्रंथि में। वह स्टार्च को किस में बदलता है, पहली बार ग्लूकोज में बदलता है। फिर उसके बाद हम शरीर के नीचे आते हैं, पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशय। इसमें 3 पाचक एंजाइम पाया जा रहा था, एलएटी, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो उसी में जो अमाइलेज वाला जो एंजाइम पाया जा रहा था वो भी स्टार्च को किस में बदल रहा था, ग्लूकोज में। क्योंकि मुंह का जो एंजाइम है वो पावरफुल नहीं होता उतना,
इस कारण कुछ ही स्टार्च को ग्लूकोज में बदल पाता है। बाकी जो स्टार्च बच जाता है वो आगे चल के हमारे शरीर में पेनक्रियास से जो पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है उसका जो एमाइलेज निकलेगा एंजाइम वही स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। इसके इलियम भाग में क्या होता है, इसके इलियम भाग में एक पाचन पाया जाता है। ऐसे तो पाचन बहुत सारा पाया जाता है छोटी आंत में 5, तो इसी में एक पाचन पाया जाता था, याद है, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इस सब का भी काम क्या होता था, इस सब का भी काम होता था कि किस तरीके से अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज लाता था। सुक्रेज क्या करता था, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता था। माल्टेज क्या करता था, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता था। लैक्टेज क्या करता था, ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदलता था। तो यहाँ पे आके हम लोग देखें कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है, मुंह में किस तरीके से इसका पाचन हुआ, फिर इसके पाचन में पेनक्रियाज में किस तरीके से इसका पाचन हुआ, अग्नाशय में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से इसका पाचन हुआ, ये देखा। अब यहाँ से सवाल क्या होगा कि यहाँ से सवाल बनेगा, देखो क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, शरीर के किस अंग से, तब मारेंगे माउथ, मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में ही टॉलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा। पहला सवाल। फिर पूछेगा क्या पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो बोलोगे नहीं। क्या लीवर कार्बोहाइड्रेट के पाचन के निर्माण में मदद करता है, तो बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में निर्माण 3 ही अंग करता है, एक तो मुख, फिर पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं, फिर छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। कितना बढ़िया सवाल है, सिर्फ यही 3 अंग। जहाँ जहाँ कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाला जिस शरीर के अंग में एंजाइम पाया जाएगा केवल वही ना वो उसके पाचन में सहायक होगा। बाकी जो लीवर हो गया, किडनी हो गया, बाइल जूस हो गया, स्टोमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ओसोफेगस हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, ये पूछेगा। फिर से पूछेगा कौन कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो क्या बोलोगे, टाउलिन, फिर अमाइलेज, फिर सुक्रेज, माल्टेज, फिर लैक्टेज। ये सब ऐसा पाचन का नाम, एंजाइम का नाम है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन यानी कि पाचन में मदद करेगा। फिर पूछेगा ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हम कि क्या पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद नहीं करता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ये मदद करता है, जो पैनक्रियाज है या फिर जिसको अग्नाशय बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में तो मदद करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। फिर यहाँ से सवाल क्या निकलेगा कि बताइए कि टॉलिन कैसे एंजाइम के रूप में काम करेगा, तो टॉलिन स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, इस तरीके से एंजाइम के रूप में काम करता है। ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे फैट के बारे में। ये देखो नीचे दिया है फैट यानी कि वसा का पाचन रूट का माइंड मैप। तो फैट के पाचन में किसका किसका भूमिका है, तो फैट के पाचन में मुंह का भूमिका है, मुंह, जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में था नहीं। फैट की गेहूँ खा लोगे तो मुंह से पाचन नहीं होगा, उसमें फैट है। क्यों, क्योंकि फैट को पचाने वाला मुख में ऐसा कोई एंजाइम पाया ही नहीं जाता है। तो यही चीज़ याद रखना है। तो फैट का पाचन कहाँ से शुरू होगा, लीवर से। क्यों, लीवर में पाया जाता है बाइल जूस जिसको बोलते हैं पित्त रस। वो पित्त रस निकलेगा पित्ताशय से और वो फैट को क्या करेगा, छोटे छोटे भाग में तोड़ देगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा, पाइसीकरण। तो फैट के पाचन में मदद कर देगा कौन, लीवर या फिर बाइल जूस। फिर आते हैं पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं अग्नाशय। तो ये जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद कर रहा था, ये फैट के पाचन में भी मदद करेगा। क्यों, क्योंकि पैनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलता है, LAT, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज मदद करता है फैट को पचाने में, अमाइलेज मदद करता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, और ट्रिप्सिन मदद करेगा आगे प्रोटीन को पचाने में। तो ये चीज़ याद रखना। फिर आपको है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, स्टार्च का, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पर भी तीनों का पाचन होता है। देखो
पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों के पाचन में मदद करेगा, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे लाइपेज हो, और ये कार्बोहाइड्रेट हो। लेकिन जो मुख है हमारा मुंह, वहाँ पे सिर्फ पाचन का मदद करता है कार्बोहाइड्रेट का। और जो लीवर है यहाँ पे सिर्फ पाचन का मदद करेगा किसका? फैट का। और जो स्टोमक है वहाँ पे सिर्फ पाचन का मदद करेगा किसका? अभी पढ़ाएंगे तब प्रोटीन का। ऐसे याद रख सकते हो। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर लाइपेज पाया जाता है। पांचों पाचक एंजाइम है छोटी आंत में, लाइपेज, और एक है इरिप्सिन, फिर सुक्रेज, माल्टेज, गैलेक्टेज, लैक्टेज। तो लाइपेज भी यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाएगा जो छोटी आंत में, जो किसके पाचन में मदद करेगा? फैट के। तब यहाँ से सवाल क्या क्या निकलेगा कि बताइए फैट का पाचन मुंह से शुरू होता है? तो बोलिएगा नहीं, फैट का पाचन लीवर से शुरू होता है। दूसरी सवाल, फैट के पाचन में हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग भूमिका निभाएगा? तो लीवर या बाइल जूस, फिर पैनक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बोलेगा फैट के पचाने वाला कौन कौन सा एंजाइम है? तो एक है बाइल जूस, फिर एक है लाइपेज, एक है लाइपेज। फिर पूछेगा फैट का इमल्सिफिकेशन कौन करता है, यानी कि छोटे छोटे भाग में तोड़ना फैट को, पाइसीकरण कौन करेगा? तो बोलना लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो करता है, जिसको लीवर से निकलने वाला पीतरस भी बोलते हैं वो। तो ऐसे पूछेगा। इस तरीके से मैंने इस चार्ट में देखा, इस चार्ट में किसको किसको देख लिया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन का माइंड मैप, फैट के पाचन का माइंड मैप। अब प्रोटीन का देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन पाचन का माइंड मैप। ये देखेंगे कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होता है और किस किस अंग में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन कौन सा अंग प्रमुख रूप से भूमिका निभाएगा, उसके बाद कौन कौन सा अंग में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, ये सब चीज़ देखने का कोशिश करेंगे। तो देखो प्रोटीन का पाचन जो होता है ये पेट से शुरू होता है। जैसे स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट का मुख से, क्योंकि मुख में पाया जा रहा था टॉलिन एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदल रहा था। अब फैट का पाचन कहाँ से शुरू हो रहा था? तो फैट का लीवर से शुरू होता है, क्योंकि लीवर से पाया जाता है बाइल जूस, वही एमल्सिफिकेशन कर रहा था। इसी तरीके से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है पेट से। क्यों? क्योंकि स्टोमक में ही, स्टोमक के पाजोरिक भाग में, नीचे वाले भाग में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जिसमें दो एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है यह एंजाइम। फिर हम जैसा कि बताएं स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज, ये तीनों के पाचन में भूमिका निभाता है, क्योंकि शरीर के इस दोनों अंग में तीनों के पाचन के लिए 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। जैसे पैनक्रियाज में पाया जाता है लैट एंजाइम में LAT, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन। तो इसमें जो ट्रिप्सिन एंजाइम है यह प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन को किस में बदल देगा? पेप्टाइड में। तो कोई स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन पाया जाएगा प्रोटीन को पेप्टोन में बदला, फिर ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग में जो पाया जाएगा इरिप्सिन नाम का एंजाइम, 5 एंजाइम है ना, इसमें एक इरिप्सिन भी है। तो वो पेप्टाइड को अब क्या कर देगा? एमिनो एसिड में। तो आखिर में हमारा टारगेट पा लिए ना, किस तरीके से प्रोटीन एमिनो एसिड में बदला, पता चल गया। तो यही चीज़ तो है, सिंपली इसको याद रखना है। अब यहाँ से सवाल क्या क्या पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा? तब बोलिएगा पेट से। प्रोटीन के पाचन में किसका भूमिका नहीं है? तो लीवर का भूमिका नहीं है, बाइल जूस का भूमिका नहीं है, मुख में जो सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है उसकी भूमिका भी नहीं है। तो प्रोटीन के पाचन में हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग का भूमिका है? तो स्टोमक का, पैनक्रियाज का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, गैस्ट्रिक जूस का। फिर पूछेगा गैस्ट्रिक जूस के पाचन में किसका भूमिका है? गैस्ट्रिक जूस किसका पाचन करता है? तो बोलिएगा गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में है वहाँ से निकलता है पेप्सिन और रेनिन, और प्रोटीन के पाचन में भूमिका निभाता है। इसी तरीके से सवाल पूछेगा, ठीक है। फिर इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, जिसके लास्ट में ININ लास्ट में लगा रहा है, ये सब प्रोटीन को पाचन करने वाला क्या है? एंजाइम है, ठीक है। तो ऐसा ही पूछेगा।
फिर यहाँ पे भी याद रखें, भोजन के रूप, ये भी पूछता है भोजन का रूप। भोजन का 3 रूप होता है, बोलस, काइम, काइल। बोलस, काइम, काइल। तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो मुंह में जब भोजन जाएगा तो उस भोजन को बोलते हैं बोलस। मुंह से बोलते हैं, तो मुंह में जब खाना जाएगा तो क्या बोलेंगे उस खाना को? बोलस। और जब यही खाना हमारे पेट में पहुंचेगा तो उसको साइंटिस्ट लोग नाम दे दिया काइम। जब खाना पेट में पहुंचेगा तो उसको साइंटिस्ट लोग नाम क्या दे दिया? काइम। और यही खाना जब हमारे मलाशय में पहुंचेगा, टट्टी में, तो वो काइल के रूप में निकलेगा। क्या निकलेगा? काइल। तो भोजन का रूप कौन कौन सा है? बोलस मुंह में, काइम पेट में, काइल मलाशय में। ये चीज़ याद रखना, भोजन का रूप। फिर ये लंबाई और चौड़ाई भी पूछता है। छोटी आंत का औसत लंबाई कितना है? तो बोलेंगे 6 से 7 मीटर। अब बड़ी आंत का औसत लंबाई 1.5 मीटर। देखो, बड़ी आंत का लंबाई कम है, 1.5 मीटर है, और छोटी आंत का 6 से 7 मीटर है। फिर भी ऐसा नाम क्यों? तो बड़ी आंत ऐसे फैला हुआ है, छोटी आंत बहुत बड़ा है, इसका ऐसे 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 छोटा छोटा रखा हुआ है, इस कारण इसको छोटी आंत बोलते हैं। तो बड़ी आंत का लंबाई है 1.5 मीटर, 5 फुट, और छोटी आंत का लंबाई है 6 से 7 मीटर, जिसका 20 से 30 फुट हुआ। अब हमने आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दिया। अब हम सवाल कराएंगे 20 वो सवाल, इसको ध्यान से आप बनाएंगे। एंजाइम क्या है मूलतः? तो एंजाइम प्रोटीन है। लेकिन हार्मोन के बारे में बोले कि प्रोटीन है क्या हार्मोन? तो बोलना नहीं, लेकिन एंजाइम पूरा प्रोटीन है। देखो, दुनिया का कोई भी एंजाइम है, सारा एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ है। लेकिन ये ज़रूरत नहीं कि सारा एंजाइम सिर्फ प्रोटीन को ही पचाता हो। सारा एंजाइम का निर्माण प्रोटीन से हुआ है, लेकिन सारा एंजाइम केवल प्रोटीन को नहीं पचाता है। क्या टॉलिन प्रोटीन को पचाता है? नहीं। तो एक चीज़ याद रखना कि दुनिया का सारा एंजाइम क्या है? तो बोलना प्रोटीन है। लेकिन एंजाइम प्रोटीन को भी पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को भी और फैट को भी। देखो ना अभी अलग अलग एंजाइम। तो ये चीज़ है। एंजाइम एक है, क्या है? एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। वायु उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर को प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है किसी चीज़ को पचाने में। इसी कारण क्या है? उत्प्रेरक है, प्रेरक का काम करता है। कैसे देख रहे हो कि ट्रिप्सिन एंजाइम है तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल रहा है, देख रहे हो ना। पैप्सिन है तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल रहा है। लाइपेज है, इरिप्सिन है तब ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल रहा है। तो ये वायु उत्प्रेरक के रूप में काम करता है एंजाइम। यह ऐसा प्रोटीन है जो एक वायु उत्प्रेरक के रूप में काम करता है एंजाइम। अब यहाँ देख लो 5 तरीके का है छोटी आंत में एंजाइम। इसको याद रखना है, इरिप्सिन, सुक्रेज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। फिर यहाँ पर है डैश shrink the size of larger fat globules allowing the enzyme to work more effectively। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। कौन करता है? बड़ी बड़ी वसा रहेगा तो उसको तोड़ के छोटा छोटा कौन करता है? जिससे एंजाइम, जिससे आगे खाना पचाने में इसको मदद मिले, फैट को पचाने में मदद मिले। तो फैट को फैट को छोटा छोटा कौन तोड़ता है बताओ? इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण। और ये कौन करता है? पीतरस, बाइल जूस जो लीवर में निर्माण होगा और पित्ताशय से निकलेगा। तो पीतरस, बाइल जूस, यही इसी का ना काम है कि फैट को, बड़ी बड़ी गोला का जो फैट सब है, बड़ा बड़ा फैट है, उसको वसा है, उसको तोड़ के छोटा छोटा करना ताकि पाचन आसानी से हो सके। फिर से देखो यहाँ पे क्या है, विच सब्सटेंस इज स्टोरेज इन ए गॉल ब्लैडर। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित रहेगा? तो पीतरस। पीतरस का निर्माण होता है लीवर में और इसका संग्रहण होता है गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय में। क्या होगा? बाइल जूस, पीतरस, बाइल जूस। ये सही हो जाएगा। नीचे वाला रे हो क्यों नहीं रहा सही? ये हो जाएगा सही। ये देखो यही है वसा का पाइसीकरण, बड़ा सा फैट है, इसको छोटा छोटा भाग में क्या किया? बाइल जूस आया, इसको छोटा छोटा भाग में तोड़ दिया जिससे पाइसीकरण हो गया।
और फैट का पाचन हो जाएगा। कौन भूमिका निभा रहा है? बाइल जूस। ये पढ़ना अपने पढ़ से पढ़ लो, उससे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पर एक बीमारी का नाम दिया है, इसको डायरेक्ट रखना है ये क्वेश्चन को। पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेट में होता है। इसमें क्या होगा ना कि साइड साइड से जो बैक्टीरिया होता है पेट को खाने लगता है। जो पेप्टिक अल्सर है किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। ठीक है। फिर यहाँ पर है, निम्न में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन। एसिडिक फूड को अल्कलाइन में बदलेगा, यानी कि बेसिक में बदलेगा इन एलिमेंट्री कनाल। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करेगा? देखो, पेट में जब खाना पहुंचता है तो हम बताए थे कि पेट में एसियल एसिड है, तो वो खाना को क्या बना देगा? अम्लीय। लेकिन लफड़ा ये है कि खाना अम्लीय रूप में पचेगा नहीं, फिर आगे जाके खाना को होना पड़ेगा बेसिक, यानी कि अल्कलाइन, या जिसको बोलेंगे क्षारीय। तो ये पेट है, इसके नीचे है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। फिर यहाँ पे पेट के नीचे क्या, पीछे क्या चीज़ था? पेनक्रियास। पेट में जो खाना है कौन अम्लीय बनाएगा खाना को? जब ये खाना नीचे आएगा तो इस खाना को बेसिक बनाना होगा, क्षारीय, तब ये खाना पच पाएगा। तो कौन ये काम करेगा? बताइए, सोचिए। सोच लिए। पेट में अगर खाना अम्लीय है, एसिडिक, तो इस खाना को बेसिक बनाने का काम कौन करेगा? बाइल जूस, पीत रस। ये पित्ताशय में से पीत रस निकलता है जो बहुत ही बेसिक रहता है, इसका पीएच का मान 8.6 होता है। यही खाना को क्या करेगा? बेसिक बना देगा, तभी खाना पच पाएगा। ठीक है। तो खाना को बेसिक कौन बनाता है? क्षारीय पीत रस। बताए थे लीवर से जो स्टोर होता है बाइल जूस, पित्ताशय से पीत रस निकलता है या खाना को पचाता है, बेसिक बनाएगा। तो याद रखेंगे, बीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ भी एनसीईआरटी में ये लाइन, देखो क्या, यहीं से सवाल आया। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक। जो फूड स्टोमक से आता है, पेट से एसिडिक होता है। एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू बी एक्ट। अब इसको अल्कलाइन यानी कि बेसिक बनना पड़ेगा, तभी जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है, पेनक्रिया से जो 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सेस, वह काम करेगा, क्योंकि पेनक्रियास का नखरा है। इसके लिए क्या करेगा? बाइल जूस निकलता है हमारे लीवर से, जिस कारण यह पेनक्रियाटिक एंजाइम काम कर पाएगा। तो बस इतना याद रखना है कि पेट में खाना क्या होता है? एसिडिक। ये खाना को आगे पचने के लिए क्या होना पड़ेगा? बेसिक। तो खाना बेसिक यानी कि क्षारीय तभी हो पाएगा जब इस पर बाइल जूस काम करेगा, क्योंकि बाइल जूस बहुत सी बेसिक नेचर का है और सबसे ज़्यादा पीएच इसी का है 8.6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है किसकी छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी है। तो देखो, गाय की छोटी आंत बहुत ही लंबी होती है, ऐसे इससे बहुत लंबा होगा। हम लोग का तो छोटा ही रहता है, इतना ही। तो डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर ले। फिर से बोला, मानव पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहेंगे? मान लो पेट उट में प्रॉब्लम हो गया, पाचन सही से नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर कौन सा ऐसा चीज यंत्र उपयोग करेगा चेक करने के लिए? तो इंडोस्कोप। क्या नाम है? इंडोस्कोप। फिर बोल रहा है लैक्टोज के पाचन से मिलता है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लैक्टोज क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 5 वो पाचन मिल रहा था एंजाइम। एक का नाम है इरिप्सिन, एक का नाम है सुक्रोज, एक का नाम है लैक्टोज, एक का नाम है माल्टोज, फिर एक का नाम था ये लास्ट वाला का नाम कैसे था? लाइपेस। तो हम बताए थे कि इसमें जो लैक्टोज है
और लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और कौन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देगा? जी। तो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलेगा। कौन ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज देगा? तो सुक्रेज को बदल के ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में देगा। सुरेश के GF, तो G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज। फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है लैक्टोज के बारे में। तो लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन पाया जाता है एंजाइम, या लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देगा। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये आंसर होगा। चलिए इसका हम दिखाते भी हैं। देखिए लैक्टेज क्या कर रहा है? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल दे रहा है। माल्टेज क्या कर रहा है? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल रहा है। सुक्रेज क्या कर रहा है? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल दे रहा है। लाइपेज क्या कर रहा है? फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल दे रहा है। रिप्सिन क्या कर रहा है? पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल दे रहा है। ये छोटी आंत के पांचों एंजाइम को याद करो। ये क्वेश्चन भी बड़ा रिपीटेड है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होगा? बाइल जूस का। तो बाइल जूस का निर्माण होता है लीवर में, और बाइल जूस निकलता कहाँ है? पित्ताशय से। तो पूछ रहा है निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर। निकलने का बात करता तो क्या आंसर मारते? पित्ताशय। यकृत मतलब लीवर। यकृत एक मांसपेशी यानी कि मसल्स में, लीवर और मसल्स में ऊर्जा कहाँ जमा होती है? तो ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो याद रखेंगे, हमको जो खाना पाचन होगा, तो वो खाना जब पाचन हो जाएगा तो उस ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में जमा होता है। तो वो ऊर्जा जमा होता है लीवर प्लस मसल्स में। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में यह खाना ऊर्जा के रूप में हम लोग में जमा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो देखो ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये हो गया इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, उसका नाम है जाइमेज। ये डायरेक्ट याद करना है क्वेश्चन कि जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। फिर है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यकृत में 2 वसा पाचक एंजाइम पाया जाएगा। सोचिए, यकृत मतलब लीवर। बोल रहा है कि जो लीवर है फैट के पाचन में भूमिका निभाता है, रोल। तो बोलेंगे हाँ सही है, पहला कथन सही है। कैसे? क्योंकि लीवर में एक बाइल जूस स्टोर रहता है जिसको बोलते हैं पीतरस। ये बाइल जूस क्या करता है? फैट को तोड़ देगा, इमाल्सिफिकेशन कर देगा, जिस कारण फैट के पाचन में भूमिका निभाता है। हम बताए थे कि नहीं, पीतरस यानी कि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी फैट के पाचन में मदद करता है क्योंकि ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। जबकि यहाँ पे ये लाइन क्या बोल रहा है? यकृत में 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न होता है। भाई लीवर में चाहे बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं रहता है। बाइल जूस बिना एंजाइम के ही, लीवर बिना एंजाइम के ही फैट के पाचन में भूमिका निभाता है। ये दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सही है, आर गलत है। आपको यही याद रखना है कि लीवर या बाइल जूस फैट के पाचन में भूमिका निभाता है। कैसे? इमल्सिफिकेशन करके। लेकिन ना ही लीवर में, ना ही बाइल जूस में, ना ही गॉल ब्लैडर में, इन तीनों में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाएगा। लेकिन फिर भी पाचन में, लीवर के फैट के पाचन में भूमिका निभाता है। तो कोई पाचक एंजाइम तो पाया ही नहीं जा रहा। तो ये सही, आर गलत। ऐसे सोचना था। अब यहाँ देखिए, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टिकिन पाचक हार्मोन स्रावित होते हैं। याद करो कहाँ पढ़ाए थे ये 2 हार्मोन, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकिन। तो सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम भाग है, DJI जो सबसे ऊपरी भाग है,
इसमें ये 2 हार्मोन पाया जाता है कि ड्यूडेनम भाग में, ड्यूडेनम। इसका काम क्या चीज़ था? सिक्रेटिन क्या करता है? पित्ताशय से बोलता है, गॉल ब्लेडर से, कि तुम पित्त निकालो, बाइल जूस निकालो। सॉरी, कोलेसिस्टिन बोलता है पित्ताशय से तुम पित्त जूस निकालो, जबकि सिक्रेटिन बोलता है तुम पैनक्रियाज से पूर्ण पाचक एंजाइम निकालो, एलईटी, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये चीज़ याद रखना है बस। इन दोनों, इसके बारे में, इस 2 हार्मोन के बारे में 2 ही चीज़ याद रखना है कि ये दोनों हार्मोन कहाँ पाया जाएगा। तो बोलना है ड्यूडेनम में, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकिन। ड्यूडेनम कहाँ पर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी भाग है। दूसरा बात याद रखना है, जो सिक्रेटिन का काम है, यह पैनक्रियाज को बोलता है कि तुम पूर्ण पाचक एंजाइम निकालो, एलईटी। और ये कोलेसिस्टिन का काम है, ये बोलता है कि तुम पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लेडर से पित्त रस या फिर बाइल जूस निकालो, इसको मोटिवेट करता है। तो ये चीज़ याद रखना था। अभी देखो कितना अच्छा सवाल है, किसका पीएच सबसे अधिक है? तो हम पीएच का वैल्यू याद कराए थे पीछे इसी वीडियो में। पित्त रस बाइल जूस का पीएच सबसे अधिक होता है 8.6। जठरस का पीएच ये एसिडिक होता है 1.5 से 3.5 तक। ऐसे याद कराए थे, कहीं के ऑप्शन में अगर 2 भी दिया रहे तो भी सही है। और पेनक्रियाटिक जूस का पीएच 8.3 होता है। तो बताइए किसका पीएच सबसे ज़्यादा है? तो बाइल जूस, ये सही होगा। ये शब्द देखो, ये शब्द हम बोले थे याद करने के लिए। पर्टिलेसिस, पर्टिलेसिस क्रमानुकुचन गति कहाँ होता है? सोचो कहाँ होगा? ये हमारे ओसोफेगस, आहार नली में होता है, जिसके सहारे खाना मसल कॉन्ट्रैक्शन करके नीचे की ओर आता है। तो आहार नली का अनैच्छिक पेशीय संकुचन व प्रसन, तो पेशीय संकुचन और प्रसन के करके ही खाना नीचे आता है। जो आहार नली से हमारे मुख है, यहाँ से इससे करके खाना नीचे आता है आमाशय में, पेट में। इसी प्रक्रिया को तो पर्टिलेसिस बोलते हैं। यही होगा आंसर डी। इंग्लिश में भी पढ़ लो, एंड इन्वॉल्टरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अमाइलेज रेनिन ट्रिप्सिन में एक समानता यह है। सबसे पहली बात क्या है समानता? ये सभी प्रोटीन हैं। तो बोलोगे हाँ भैया, दुनिया के तो हर एक एंजाइम प्रोटीन ही है। यह अमाशय में बनते हैं, गलत। यह कहाँ बनते हैं? रेनिन तो अमाशय में बनता है, लेकिन अमाइलेज कहाँ बनता है? पेनक्रियाज में। इसका क्या होगा? ये सभी प्रोलैक्टिक एंजाइम है, गलत। ये वाला ऑप्शन गलत है, और ये भी ऑप्शन गलत है। ये सभी प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम है, नहीं। क्या ये सब प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम का मतलब होता है? प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम का मतलब कि क्या ये सभी सिर्फ प्रोटीन को पचाता है? तो नहीं, गलत। एमाइलेज किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। रेनिन प्रोटीन को, ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को पचाता है। तो कहाँ से हो गया प्रोलैक्टिक? प्रोलैक्टिक एंजाइम का मतलब ये हुआ कि क्या ये सभी प्रोटीन को पचाता है? नहीं, ये सभी अलग अलग चीज़ है, अलग अलग चीज़ों को पचाता है। अगर सभी प्रोटीन को पचाता तब बोल देते कि हाँ ये सभी प्रोलैक्टिक एंजाइम है। अग्नाशय रस किसके पाचन में भाग लेता है? अग्नाशय रस मतलब पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस से 3 पाचक एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज से फैट का पाचन होगा, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन से प्रोटीन का। ये तीनों के पाचन में भाग लेगा। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सही होगा। ऐसा ऐसा सवाल आएगा। फिर है वसा पर पित्त लवण की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वसा मतलब फैट। फैट पे अगर पित्त लवण यानी कि बाइल जूस एक्ट हो रहा है, काम कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? पाइसीकरण, जिसको इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। कि इतना बार तो बता दिए हैं कि फैट, बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे भाग में तोड़ देगा कौन? बाइल जूस।
इसी प्रक्रिया का नाम क्या है? मल्सिफिकेशन या फिर पाइसीकरण। चलिए यहाँ देखिए, पेट में यांत्रिक और रासायनिक पाचन से गुजरने वाले भोजन को क्या कहते हैं? भोजन का 3 रूप बताए हैं। मुंह में क्या बोलते हैं? बोलस। पेट में काइम, और मलाशय में काइल। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पेट में, तो पेट में क्या हो जाएगा? काइम। अब मुंह में बोलता तो बोलस, और छोटी आंत में बोलता तो या फिर मलाशय में बोलता है, फिर छोटी आंत में तो काइल। यहाँ पर फिलहाल पूछ रहा है पेट में, तो पेट में क्या हो जाएगा? काइम। ठीक है, दिखाए कहाँ पर बताए थे? चलो देख भाई, यहाँ पे मैंने याद नहीं कराया था भोजन का रूप, यही चीज़ तो पूछा है। चलो ये भी अच्छा सवाल है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? सोचिए भैया, एक चीज़ तो आपको बताएं, प्रोटीन हो चाहे फैट हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, इन तीनों का पाचन 2 जगह होता है। 2 जगह सभी का पाचन होगा, याद रखें। क्या बताए थे? पैनक्रियास, कि यहाँ से 3 एंजाइम निकलता है, एलईटी पूर्ण पाचक एंजाइम। तो पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय में तो होगा ही। और एक बताए थे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी तीनों का पाचन होगा, क्योंकि यहाँ से भी 5 एंजाइम निकलता है जो तीनों का पाचन कर देगा। और प्रोटीन के बारे में बताए थे कि प्रोटीन का पाचन शुरू ही होता है कहाँ से? पेट से, स्टोमक, तो वहाँ भी होगा। तो आंत मुंह, मुंह में नहीं होगा। मुंह से किसका पाचन होता है? मुंह से कार्बोहाइड्रेट, तो ये गलत ऑप्शन। पेट तरह ग्रहणी, पेट में होता है लेकिन ग्रहणी में नहीं। ग्रहणी मतलब डुडेनम, डुडेनम किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें हो सकता है, तो ये सही होगा। यहाँ देख लेंगे, ग्रहणी मतलब डुडेनम होता है, इंग्लिश में भी पढ़ेगा ऑप्शन। डुडेनम बताए ना, डुडेनम किसका भाग है? स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, तो इसमें होता है। छोटी आंत बड़ी आंत, भैया छोटी आंत में तो पूरा पाचन ही कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी आंत में कहाँ से? बड़ी आंत में तो किसी का भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ जो भोजन में का पानी बचा है उसी का अवशोषण होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। पेट तक तथा ग्रास नली, ग्रास नली ऑसोफेगस, भैया ऑसोफेगस में भी किसी का पाचन नहीं होता। ऑसोफेगस में तो सिर्फ खाना क्या होता है? पर्टेलिसिस या क्रमानुकुशन प्रक्रिया होता है, उसके सहायता से खाना सिर्फ नीचे जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? पेट तथा डुडेनम। ये ऐसे सोचना था। अब यहाँ पे देखो क्या है, यदि किसी मनुष्य के पित्ताशय को निकाल दिया जाए, पित्ताशय को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? पित्ताशय मतलब क्या है? गॉल ब्लैडर। पित्ताशय से क्या होता है? पित्तरस स्टोर रहेगा। और यकृत में भी पित्त निर्माण क्या होता है? पित्तरस का, यकृत में, लेकिन पित्ताशय स्टोर कहाँ रहेगा? पित्तरस, पित्ताशय में। जबकि पित्ताशय का काम, पित्तरस का काम क्या चीज़ था? पित्त लवण का, बाइल जूस का। तो ये वसा का पाइसीकरण करना। तो देखो वसा का पाइसीकरण अभी भी होगा, लेकिन उसके थोड़ा वसा के पाइसीकरण में क्या होगा कि जो बाइल जूस है वो थोड़ा कम स्टोर होगा, जिस कारण इसके फैट के पाचन में थोड़ा सा दिक्कत पहुंच सकती है। तो इसका क्या ऑप्शन सही रहेगा? भोजन पर अग्नाशय रस का प्रभाव क्षीण होना, भोजन पर अग्नाशय रस का प्रभाव क्षीण होना, यही होगा। अग्नाशय रस का प्रभाव थोड़ा सा क्या होगा? लेट से पड़ेगा, थोड़ा सा इफेक्ट होगा, ये चीज़ होगा। प्रोटीन पे कोई थोड़ी असर पड़ेगा भाई। बाइल जूस पित्ताशय में क्या रहता है? बाइल जूस, तो इससे प्रोटीन को थोड़ी मतलब है, तो ये ऑप्शन गलत। डुडेनम से भी कोई मतलब नहीं है बाइल जूस का, तो ये ऑप्शन बच गया, तो यही सही होगा। ग्लाइकोजन संग्रहित रहेगा, हम बताए हैं कि हम लोग जो खाएंगे तो पाचन होकर हमारे मसल्स में और लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में खाना ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन संग्रहित होगा कहाँ पे? लीवर और मसल में, ऊर्जा के रूप में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोचो तुम बना। इफ पैनक्रियाज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्ट, यदि हमारे शरीर से पैनक्रियाज को, अग्नाशय को हटा दिया जाए तो क्या होगा? भैया अग्नाशय का पहले काम तो समझना होगा। मान लो कि राम नाम का लड़का है, तो राम आम खाता है। अगर राम को ही हटा देंगे तो क्या होगा? कि आम कोई नहीं खाएगा अब।
तो इसी तरीके से समझना होगा पैनक्रियाज अग्नाशय का काम क्या है। तो अग्नाशय से पूर्ण पाचक एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यहाँ से हार्मोन भी निकलता है और पूर्ण पाचक एंजाइम भी निकलता है। ये एंजाइम कौन सा निकलेगा, LAT, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम है कि ये फैट को पचाता है, अमाइलेज का काम है कि ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, ट्रिप्सिन का काम किया प्रोटीन को। तो भैया अगर किसी के शरीर से अग्नाशय हटा दीजिएगा, पैनक्रियास, तो यानी कि तीनों LAT ही नहीं बन पाएगा आदमी के शरीर में एंजाइम, ना लाइपेज बन पाएगा, ना अमाइलेज बन पाएगा, ना ट्रिप्सिन बन पाएगा, जिस कारण ना ही फैट का पाचन हो पाएगा, नहीं कार्बोहाइड्रेट का, ना ही प्रोटीन का। तो ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, अपचय रह जाएगा, पच ही नहीं पाएगा। मान लो किसी का मुँह हटा दिया जाए, मुंह, तो मुंह में सलेबरी ग्लैंड है, तो मुंह में किसका पाचन होता है, स्टार्च का, तो वहाँ सिर्फ स्टार्च का पाचन, ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट का। तो ऐसा ऐसा सवाल है, ठीक है। अब कुछ लीवर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाते हैं। लीवर तो पीछे पड़ ही लियो। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य यकृत के हैं, लीवर के हैं। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियमित संचरण करने के लिए इंसुलिन का उत्पादन करना, गलत। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है हमारे शरीर में, पैनक्रियाज में, मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो तीन पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहिल्स पाया जा रहा था, अल्फा बीटा गामा यहाँ से निकल रहा था, ग्लूकागॉन यहाँ से निकल रहा था, इंसुलिन हार्मोन। तो क्या लीवर में होता है इंसुलिन का निर्माण, नहीं, गलत। पीत का उत्पादन करना, हाँ, बाइल जूस का उत्पादन करना, ये सही है। शरीर में वसा की मात्रा को समान मदद रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन, हाँ, याद रखेंगे हमारे शरीर में सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कहाँ होता है, लीवर में, तो ये भी सही है। यह विटामिन और रासायनिक को संग्रहित करने के लिए शरीर के लिए आवश्यक होती है, ये भी सही है। याद रखेंगे हमारे शरीर में जो विटामिन के बनता है ना, उसमें लीवर का भूमिका बहुत ज़्यादा है विटामिन के बनाने में। तो ए के छोड़ के BCD, ये ऑप्शन सही है, BCD। अब इसको पढ़ के समझो क्या क्या दिया है, पॉज करके। फिर यहाँ पे है कि लीवर के संबंध में सही कथन चुने। यह पेट के ऊपरी में बाईं ओर स्थित होता है, सही कथन नहीं, इसको चुने। नहीं, यह पेट के ऊपर रहेगा लेकिन बाईं ओर नहीं। लीवर कहाँ रहेगा, दाईं ओर रहेगा, दाईं ओर होता है लीवर, ठीक है। यह पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय थैली में जमा होता है, ये सही है। पित्त रस का निर्माण करता है और ये पित्त रस कहाँ रहता है, पित्ताशय में जमा होता है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड वाले चैप्टर में पढ़ाए थे ग्रंथि बारे में। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। और कभी ये भी पूछ, शरीर का सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये भी लीवर ही है। यह एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये पहला गलत है, इसका ऑप्शन ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, लीवर का कार्य नहीं है। रक्त शर्करा का विनियमन, हाँ ये है यकृत का कार्य। ग्लूकोज का विनियमन करना, बताए थे ना, ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संग्रहित होता है लीवर में और मसल्स में, तो ये सही होगा। एंजाइम सक्रिय, हाँ, बहुत सारे एंजाइम भी निकलता है लीवर से सक्रिय करने के लिए। जैसे लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या है, ये सक्रिय करता है बहुत सारे एंजाइम को। निर्विषीकरण, बताए थे ना कि ज़्यादा शराब या नहीं पीना चाहिए, नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा जहर और शराब से, वहाँ पे कुफर सेल होता है। तो क्या हो जाएगा, निर्विषीकरण, यानी कि विष के प्रभाव को कम करता है, ये भी सही है। लीवर का प्रभाव कौन सा नहीं था, प्रजनन, तो कौन सा नहीं है, तो लीवर प्रजनन में थोड़ी ना भाग करेगा भाई, लीवर में रिप्रोडक्शन थोड़ी ना, सेक्स उससे लीवर को मतलब नहीं है, ठीक है, ये बात है बच्चा पैदा करने से। इसमें से कौन सा पदार्थ है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है, जो अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई यकृत द्वारा क्या है प्रोड्यूस होता है, निकलता है, ग्लूकोज, गलत। डोपामाइन, गलत। प्रोटीज, गलत। पित्तरस, हाँ, लीवर से ही पित्तरस निकलता है और स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। तो देखो अब हम लोग क्या किए हैं कि तुमको सारा हम एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम बता दिए, लेकिन आपको कसम है कि जब तक ये वीडियो नहीं देखेगा आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम बाय खान सर, ये दोनों वीडियो आएगा, एकदम बिल्कुल देखना है, तभी समझ में आएगा, याद होगा। ये दोनों वीडियो मेरे वीडियो देखने के बाद फिर
डाइजेस्टिव सिस्टम बाय स्टडी ट्यूब, ये भी देखना है, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। फिर ये भी देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम बाय नीरज सर। मेरे वीडियो देखने के बाद ये 3 वीडियो देखिएगा तो आपको कभी याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सुनते सुनते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद याद हो जाएगी सारी चीज़। बाकी नोट्स तो मैंने बना ही दिया है, बनवा ही दिया है। बाय, ऑल द बेस्ट। जय माता दी, जय माँ सरस्वती।